इस वीडियो को देखने के बाद आपको पेशेंट की हिस्ट्री लेने में एक क्लैरिटी डेवलप हो जाएगी एंड इस वीडियो में अपन टू द पॉइंट बात करेंगे और जो वाइवा में फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा उसको मैक्सिमम अपन कवर करने का ट्राई करेंगे एंड आई रिकमेंड कि इस वीडियो को एग्जाम देने से पहले आप देखकर जाए जिससे आप वाइवा में सिग्निफिकेंटली अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। सी, हिस्ट्री टेकिंग एक आर्ट है जो ओवर द पीरियड एक्सपीरियंस के साथ साथ और इंप्रूव होते जाता है। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर किसी की हिस्ट्री लेने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है तो 80 टू 85% डायग्नोसिस तो ऐसे ही बन जाती है। उसके साथ साथ फिर आप एड ऑन कर दोगे क्लिनिकल एग्जामिनेशन और बेसिक इन्वेस्टिगेशन जिसमें आप रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन और रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, ये जो प्रोविजनल डायग्नोसिस बनी है हिस्ट्री के बेसिस पे उसको और कंफर्म करने के काम आता है। इसीलिए हिस्ट्री टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब ऑन पॉइंट आते हैं और कुछ बेसिक रूल समझ लेते हैं। देखो, रूल नंबर 1 है कि जब भी आप हॉस्पिटल जाते हैं या वार्ड्स में जाते हैं तो बिहेव लाइक अ डॉक्टर, नॉट लाइक एन इमेच्योर मेडिकल स्टूडेंट, क्योंकि इससे क्या है एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है और पेशेंट आपको बेहतर तरीके से हिस्ट्री दे पाते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि आप जब पेशेंट को बार बार सवाल पूछते हैं तो पेशेंट इरिटेबल हो जाता है, तो यू हैव टू लर्न द आर्ट टू कन्विंस योर पेशेंट जिससे आपको प्रॉपर और बेहतर तरीके से वो हिस्ट्री दे पाए। रूल नंबर 2, ऑलवेज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड टेक कंसेंट लाइक दिस। जैसे मेरा नाम डॉक्टर अमोल है, मैं आज आपकी सेहत से संबंधित कुछ आपसे सवाल पूछूंगा, क्या आप मुझे अपनी सहमति देते हैं? रूल नंबर 3, जब भी आप वार्ड में बेड साइड पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तो हमेशा आपको राइट साइड से अप्रोच करना है। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है क्योंकि कुछ एग्जामिनर जो होते हैं आपके इस चीज के ऊपर मार्क्स काट सकते हैं। लेफ्ट साइड से कब एग्जामिन करना है पेशेंट को, ये कुछ रेयर सिनेरियो है जो कि मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। अब स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ हिस्ट्री टेकिंग। इसको अपन 7 पॉइंट में कवर करेंगे जिसमें पहला आएगा पेशेंट्स इनिशियल और इन्फॉर्मेशन, चीफ कंप्लेंट, थर्ड इज हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, फोर्थ इज पास्ट हिस्ट्री, फिफ्थ इज पर्सनल हिस्ट्री, सिक्स्थ इज फैमिली हिस्ट्री एंड सेवंथ इज मेंस्ट्रुअल एंड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री। अब पेशेंट इनिशियल इन्फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है नेम ऑफ द पेशेंट। इसमें आपको पेशेंट का नाम पूछना है, साथ साथ उसके फादर का नाम, और अगर पेशेंट फीमेल मैरिड है तो उसके हस्बैंड का नाम भी पूछना है। इससे आइडेंटिफिकेशन और ज्यादा बेहतर हो पाता है क्योंकि इंडिया में सेम नाम वाले एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर पेशेंट को आप उसके नाम से बुलाते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का नाम राहुल है और आप उसको उसके नाम से बुला रहे हैं, तो इससे डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है और एक पेशेंट और डॉक्टर के बीच में एक ट्रस्ट बिल्डिंग डेवलप होती है। सेकंड चीज जो आप पेशेंट से पूछेंगे वो है एज। अब यहाँ पे एज का क्या इंपॉर्टेंस है? एज का इसलिए इंपॉर्टेंस है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि अगर कोई पेशेंट आपके पास में आया रेक्टल ब्लीड का, अगर वो एल्डरली है तो आप वो रेक्टल कैंसर की तरफ सोच सकते हैं, बट सेम कंप्लेंट के साथ में अगर एक 10 साल का बच्चा आता है तो आप कार्सिनोमा की तरफ आपका डायग्नोसिस नहीं जाएगा। सेम चीज अगर पीडियाट्रिक पॉपुलेशन ज्यादा है तो अपन कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन या फिर डिजीज की तरफ ज्यादा सोच सकते हैं, इसलिए एज का इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री टेकिंग में। अब इसके बाद आपको पूछना है जेंडर। अब जेंडर का इसलिए इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि जो कुछ जेंडर स्पेसिफिक बीमारियां होती है जैसे बीपीएच, प्रोस्टेट कैंसर मेल्स में, ब्रेस्ट कार्सिनोमा, सर्वाइकल कैंसर फीमेल्स के अंदर होता है। अगली चीज जो आपको पूछना है वो रेसिडेंस। अब रेसिडेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे अगर किसी एरिया की पुअर वाटर सप्लाई या सैनिटेशन है तो उसमें आप कोलेरा की तरफ आपका डायग्नोसिस जा सकता है, या फिर जैसे टीबी स्प्रेड होने का खतरा ओवर क्राउडेड या लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाली पॉपुलेशन है उसमें ज्यादा होता है। अब अगली चीज जो आपको पूछनी है वो है ऑक्यूपेशन। आपको सिंपली पेशेंट से पूछना है कि आप करते क्या है। अब इसका इंपॉर्टेंस ये है क्योंकि बहुत सारी ऑक्यूपेशनल डिजीज होती है जैसे एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस, एंथ्रेकोसिस। इसके अलावा जो डाई वर्कर्स होते हैं उनके अंदर टेस्टिकुलर कार्सिनोमा एंड सो ऑन। इसीलिए ऑक्यूपेशन जानना बहुत जरूरी है हिस्ट्री टेकिंग के अंदर। इसके बाद आपको पूछना है पेशेंट का मैरिटल स्टेटस। अब मैरिटल स्टेटस पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे भी कुछ डिजीज की डायग्नोसिस करने में हेल्प होती है, जैसे कि बहुत सारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है उसको डायग्नोस करने में आसानी होती है, इसलिए आपको मैरिटल स्टेटस पूछना है बेसिकली। इसके बाद आपको पूछना है पेशेंट का रिलीजन। अब रिलीजन पूछना पेशेंट का इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारी रिलीजियस प्रैक्टिस होती है जो आपको बहुत सारी डिजीज के लिए प्रोन करती है। जैसे आप मुस्लिम के अंदर देखेंगे, फीमेल्स के अंदर, तो आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी काफी कॉमन मिलेगी। इसके अलावा जो कम्युनिटी वेजिटेरियन डाइट को काफी ज्यादा फॉलो करती है उनके अंदर आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी ज्यादा देखने को मिलेगी और एनीमिया भी काफी ज्यादा देखने को मिलेगा एंड सो ऑन। अब आपको पेशेंट इनिशियल में जो आखिरी चीज देखना है वो है डेट ऑफ एडमिशन एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। अब ये चीज इसलिए जरूरी है क्योंकि पता चले आपने 5 दिन पहले एडमिशन वाला पेशेंट आप 5 दिन के बाद में देख रहे हैं तो जो प्राइमरी चीफ कंप्लेंट से आया था वो अब कंप्लेंट एग्जिस्ट भी नहीं करते एग्जामिनेशन के समय। इसलिए ये दोनों चीजें मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब नेक्स्ट चीज आपको जो ध्यान देना है वो है सोर्स ऑफ हिस्ट्री इज गिवन बाय होम एंड उसकी रिलायबिलिटी।
जनरली जब पेशेंट ज़्यादा सिक नहीं होता है तो वो हिस्ट्री खुद दे देता है। पर अगर जो पेशेंट है अनकॉन्शियस स्टेट या अल्टर्ड स्टेटस में है तो उसकी हिस्ट्री उसके जो आस-पास के रिलेटिव है या ध्यान रखने वाले हैं वो देते हैं। या फिर पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है, उसमें उसकी हिस्ट्री जो है वो उसके पेरेंट्स वगैरह देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो हिस्ट्री है वो रिलायबल है या नहीं उसका सोर्स। चलो आप समझते हैं कि चीफ कंप्लेंट क्या होता है। चीफ कंप्लेंट का बेसिकली फंडा ये है कि व्हाट ब्रिंग्स द पेशेंट इनटू द हॉस्पिटल, मतलब ऐसा क्या हो रहा था या ऐसे क्या सिम्टम आ रहे थे जिसकी वजह से पेशेंट को अस्पताल में आना पड़ा। देखो इसके कुछ नियम होते हैं, जैसे कि जो चीफ कंप्लेंट होती है वो पेशेंट की लैंग्वेज में होनी चाहिए। इसमें आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करनी है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई पेशेंट मेरे पास आता है और वो बोलता है कि डॉक्टर साहब सांस फूल रही है, तो आपको उसमें डिस्निया टर्म यूज नहीं करना है, आपको उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ टर्म यूज करना है। दूसरा जो नियम है उसमें यह है कि इसको पेशेंट को जो चीफ कंप्लेंट है उसकी हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना चाहिए। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, जैसे मेरे पास में चीफ कंप्लेंट 3 है, जैसे फीवर 15 दिन से है और उसके बाद में वोमिटिंग 12 दिन से और बॉडी एक 10 दिन से। तो जो 15 दिन वाली कंप्लेंट है वो पहले नंबर पे रहेगी, 12 दिन वाली सेकंड नंबर पे रहेगी और 10 दिन वाली जो है वो थर्ड नंबर पे रहेगी। इसके अलावा एक ट्रिक जो मैं यूज करता हूँ, इट इज माई पर्सनल, कि चीफ कंप्लेंट आपको 3 से ज्यादा नहीं लिखनी है और 2 से कम नहीं निकली। अगर आप ये फंडा यूज करेंगे तो काफी सेफ रहेंगे वाइवा में। चलो अब समझते हैं कि हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस क्या होता है। देखो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस सिंपल सा फंडा ये है कि जो चीफ कंप्लेंट होता है उसको और ज्यादा डिटेल में डिस्क्रिप्टिव मैनर में समझाया जाता है। इसके लिए एक नेमोनिक होता है ओल्ड चार्ट, इसको यूज करके आप हर एक चीफ कंप्लेंट को डिटेल में आप एक्सप्लेन करते हो। अब मैंने तुम्हें जो नेमोनिक बताया है ओल्ड चार्ट, उसको अपन अप्लाई करना सीखते हैं। अब जैसे एक सिम्टम लेते हैं एग्जांपल, जैसे पेन, ठीक है। अब पेन में अपन ओल्ड चार्ट को अप्लाई करते हैं। जैसे ओ से आएगा ऑनसेट, ठीक है। ऑनसेट 3 तरीके का होता है, एक होता है सडन, एक होता है इमीडिएट और तीसरा होता है इंसीडियस। सडन और इमीडिएट जो रहेंगे, इसमें जो सिम्टम का ऑनसेट रहेगा वो तुरंत में होगा, बट जो सडन है उसमें टाइम गैप थोड़ा ज्यादा मिलेगा इमीडिएट से। बट जो इंसीडियस रहता है उसमें जो सिम्टम का ऑनसेट होता है वो ग्रेजुअली होता है, मतलब धीरे धीरे सिम्टम आना शुरू होता है। अब जो दूसरी चीज आती है वो है लोकेशन, मतलब बेसिकली आपको साइट पूछना है कि मतलब कहाँ पर दर्द दे रहा है। और फिर इसके बाद में अपन देखते हैं ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब आपको पूछना है कि कितने टाइम से दर्द है। अब ड्यूरेशन ये तो या तो फिर आवर्स में हो सकता है, डेज में हो सकता है, मंथ में भी हो सकता है। फिर तीसरी चीज जो आती है कैरेक्टर। कैरेक्टर में पेशेंट जो है आपको डिस्क्रिप्टिव मैनर बताएगा, मतलब पर्टिकुलर, जैसे पेन के हिसाब से अगर आप एग्जांपल देख रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे कि स्टैबिंग पेन है, स्पाज्मोटिक पेन है या फिर क्रैम्पिंग पेन है। ये इस तरीके से आपको पेशेंट बताएगा डिस्क्रिप्टिव मैनर में, ठीक है। फिर उसके बाद में एग्रीवेटिंग फैक्टर और रिलीविंग फैक्टर, मतलब क्या करने से दर्द बढ़ता है और क्या करने से दर्द कम होता है। मतलब ये पर्टिकुलर कुछ पोजीशन पर लेटने पर दर्द बढ़ सकता है या फिर कुछ लोगों को लाइन डाउन होने पर दर्द बढ़ जाता है, ठीक है। और कुछ लोगों को इन पोजीशन को चेंज करने पर दर्द कम हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में जो चीज आती है वो है टेम्पोरल एसोसिएशन। मतलब टेम्पोरल एसोसिएशन में आपको बेसिकली देखना होता है कि जो दर्द है वो थ्रू आउट द डे सेम बना रहता है। इसमें आप सीजनल वेरिएशन भी देख सकते हैं, ये इंक्लूड कर सकते हैं। ये सब आपको टेम्पोरल वेरिएशन में देखना है। अब देखो जो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस है उसमें अपन ने हर एक सिम्टम को बारीकी से बहुत डिटेल में समझा दिया। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एसोसिएटेड सिम्टम है उसको तो अपन को ध्यान से पूछना ही है, पर उसके साथ साथ जो नॉट एसोसिएटेड सिम्टम है, मतलब बेसिक जो निगेटिव हिस्ट्री है उसको भी बहुत अच्छे से पूछना है। क्योंकि जो निगेटिव हिस्ट्री होती है वो ही जो डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है उसका काम करती है, और जो दूसरी डायग्नोसिस है जो कि मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबल नहीं होगी उसको एक्सक्लूड करने काम आती है, और जो अपनी प्राइमरी डायग्नोसिस है जो कि मोस्ट प्रोबेबली हो सकती है उसको और प्रिसाइज करने के काम आती है। अब अपन को पूछना है पास मेडिकल हिस्ट्री और सर्जिकल हिस्ट्री। पास मेडिकल हिस्ट्री के अंदर अपन को ये पूछना है कि पेशेंट जो है इसके पहले कब कितनी बार हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, और हॉस्पिटल में अगर भर्ती हुआ तो सेम कंप्लेंट की वजह से भर्ती हुआ है कि किसी और कंप्लेंट की वजह से रहा। ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटल स्टे पूछना है। सेम चीज आपको सर्जिकल हिस्ट्री के साथ पूछना है कि अगर आपकी कोई प्रीवियस सर्जरी हुई है तो कब हुई थी और कितने दिन के लिए आप हॉस्पिटल में भर्ती रहते। अगर सर्जरी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ था तो वो कितने दिन में ठीक हुआ था। ये सब आपको पूछना है पास मेडिकल हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। अब इसके अलावा आपको बीपी और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, और इसके साथ साथ इंडिया में बहुत कॉमन है टीबी, तो उसकी भी हिस्ट्री आपको पूछ लेना है। इसके बाद जो आपको चीज पूछनी है वो है ड्रग हिस्ट्री और एलर्जिक हिस्ट्री। इसमें आपको पेशेंट को पूछना है कि करंटली किस मेडिकेशन पे चल रहा है। अगर कोई मेडिकेशन पे है तो आपको उसके बारे में डिटेल में पूछना है। उसके अलावा आपको पूछना है कि पेशेंट को किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है, ठीक है। एलर्जिक हिस्ट्री आपको डिटेल में लेना है। ड्रग हिस्ट्री के बाद में आपको पूछना है पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में क्या पूछा जाता है, पर्सनल हिस्ट्री में पूछा जाता है जैसे ब्लैडर बाउल हैबिट,
है ना? उसके अलावा स्लीप एडिक्वेट है या नहीं, एपेटाइट सही है या नहीं है, उसके अलावा एडिक्शन की हैबिट पूछी जाती है कि स्मोकिंग, टोबैको या और भी किसी अदर प्रकार के अगर वो एडिक्शन कर रहा है तो उसको पूछा जाता है। और जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है उसके अंदर जो है प्रोमिस्कुअस बिहेवियर जिनमें रहता है, उनमें सेक्सुअल हैबिट वगैरह हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर है तो वो पूछा जाता है। अब इसके बाद जो आपको पूछना है वो है फैमिली हिस्ट्री। अब फैमिली हिस्ट्री का इसलिए इंपॉर्टेंस होता है कि कुछ जो डिजीजेस होती है वो फैमिली में रन करती है। जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल है डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा, थायराइड डिसऑर्डर और कुछ जेनेटिक बीमारियां, जैसे कुछ एग्जांपल देते हैं अपन, थैलेसीमिया हो सकता है या सिकल सेल एनीमिया। ये फैमिली टू फैमिली रन करती है, इसलिए फैमिली हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है। अब आपको लेना है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। अब मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री किसमें लेना है? फीमेल पेशेंट जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है या फिर पोस्ट मीनोपॉजल भी है तो उनमें भी आपको मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेना है। अब जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाली पेशेंट है उनके अंदर आपको पूछना है कि रेगुलर मेंसेस है या नहीं है, डिस्मिनोरिया, पॉलीमिनोरिया या एमेनोरिया तो नहीं है, फिर इसके अलावा या वो प्रेग्नेंट नहीं है, अभी अभी उन्होंने कंसीव तो नहीं किया है, एलएमपी पूछना है आपको। और जो पोस्ट मीनोपॉजल पेशेंट है उसके अंदर आपको पूछना है कि मीनोपॉज कब हुआ था, कितने साल पहले हुआ था, हिस्टेक्टोमी की हिस्ट्री है या नहीं है, और दोनों पेशेंट के अंदर आपको कितने बच्चे हैं ये भी पूछना है। अब डिटेल हिस्ट्री लेने के बाद में जो अगली स्टेप होती है वो है इस डिटेल हिस्ट्री को समराइज करना। अब हिस्ट्री के समराइजेशन में अपन को जो है मेडिकल टर्म यूज करनी पड़ती है, जैसे कि लाइक दिस कि माय पेशेंट नेम इज राहुल हु इज अ 45-year-old मेल केम विद द चीफ कंप्लेंट ऑफ dyspnea instead of shortness of breath since 15 days and so। इसके अलावा आपने फिर पूरी कंप्लेंट आपकी चीफ कंप्लेंट बता दी और उसके बाद में आपको लास्ट में बोलना है कि माय प्रोविजनल डायग्नोसिस वुड बी XYZ। ठीक है, और इसको समराइज करने के बाद में आपको जो नेक्स्ट स्टेप है वो है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में भी आप पहले जनरल एग्जामिनेशन करेंगे और उसके बाद में सिस्टमिक एग्जामिनेशन करेंगे, जो कि अपन आगे अगले वीडियोस में कवर करेंगे। सो गाइस, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि आपके लिए तो सब्सक्रिप्शन फ्री है, पर आपके इस एक सब्सक्रिप्शन से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। इसके अलावा आप बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। एंड फॉलो फॉर मोर।